नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप जानते हैं कि आप वर्ल्ड व्यू देख रहे हैं और हमारे साथ हैं पावा साहब। मौजू है अर्थव्यवस्था। दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था की पोजीशन आजकल क्या चल रही है, क्या स्थिति है, जरा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पावा साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ नाजरीन, हम बात करेंगे इस वक्त के अर्थव्यवस्था की पोजीशन क्या है और फिर हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि दरअसल अगर क्या सिचुएशन पैदा होती है तब आपको क्या करना चाहिए। यानी आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए या फिर नए कारोबार जिनके डूब चुके हैं, किन कारोबार में आगे चलकर संभावना होगी इस बात की कि आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपनी भी अर्थव्यवस्था अच्छी कर सकते हैं और देश में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देख ही रहे होंगे कि आरबीआई ने क्या बयान दिया है और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 50% भारत की जो आबादी है वो अति गरीबी की रेखा के नीचे चली जाएगी, यानी बेरोजगारी बेशुमार बढ़ जाएगी। पवन साहब, इस तमाम मामले को लेकर आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? देखिए साहब, एक तो मैं आज अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे वही सवाल और वही जिज्ञासाएं शेयर करना चाहूंगा जो हमारे दर्शकों ने की है, जो सवाल हमारे दर्शकों के हैं। जी। और उससे भी पहले मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना है उनकी शांति के लिए, जो मेरे दो दोस्तों ने आत्महत्या कर ली है, जिनका चांदनी चौक में ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार था। 3 मंजिला उनकी ज्वेलरी शॉप थी और एक एक तो बिल्कुल जवान था, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। दूसरे के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन दोनों ने एक साथ अपनी दुकान की तीसरी मंजिल में फांसी लगा के इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो अपने कर्जे वालों को ठीक से भुगतान नहीं कर पा रहे थे, उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का। उससे बड़ा उदाहरण है जो आज जीएसटी की बैठक हुई है। उस बैठक में केंद्र सरकार ने राज्यों को कह दिया है कि मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, या तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप कर्जा लेके अपनी तनख्वाहें दें, और नहीं तो भारत सरकार कर्जा लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तब आपको कुछ पैसा दे पाएगी, क्योंकि जीएसटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को देना होता था। मेरी समझ में ये नहीं आ पा रहा, जैसा कि बाकी मीडिया में भी बात चल रही है या जहां भी चर्चाएं हो रही हैं, सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग या उस पार्टी के लोग बार-बार ये कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का जो बिगाड़ हुआ है, ये कोविड की वजह से हुआ है। जबकि मेरा मानना है कि शायद कोविड के आने से पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था कुछ खोखली होती जा रही थी। अब ये अर्थव्यवस्था किस दिशा में जानी चाहिए? क्या हम पश्चिम के देशों की तरह से, कनाडा और अमेरिका की तरह से चलें तो हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, या फिर हम गांधी के रास्ते पर चलें जो भारत के लिए ज्यादा उचित कई लोगों को लगता है। बाकी तो आप ज्यादा बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या हम गांधी की तरह चलें अपनी देखिए अपने जी जी, देखिए बात जी करते हैं, वन टू वन बात करते हैं। आप अपने क्वेश्चन रेज करते रहें, आवाम की तरफ से क्वेश्चन रेज करते रहें। अगर आवाम के क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ने में सुनने में आते हैं तो आप उनको भी मुझसे पूछ लें। मैं यहाँ एक बात पहले ये बताता चलूं कि जो बहानेबाजियां, तो देखिए कोई भी किसी भी सरकार का अधिकार है कि वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई बहाना बनाए ताकि वो इल्जाम डायरेक्टली कबूल ना करे, क्योंकि ऐसे इल्जाम कबूल करने के बाद तो सत्ताएं छोड़नी पड़ जाती है। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि दानिशमंदों को एतराज होना चाहिए कि सरकार जो है वो इसमें वो ये कह रही है कि कोविड की वजह से हुआ या दूसरे बहाने या तीसरे बहाने किए जाएंगे। तो वो तो एक कॉमन सी बात है, इस पर मुझे नहीं लगता कि दानिश्वरों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुद्दा ये है कि हमने लगातार, जब जीएसटी आई थी, मेरा यूट्यूब पर प्रोग्राम है उसमें मैंने बाकायदा ये दिन जो आज आए हैं इनके बारे में एक भविष्यवाणी कह सकते हैं या विश्लेषण की पूर्व चेतावनी आप कह सकते हैं कि मैंने दी थी, जो हो गया है। जब कोविड के आने के ठीक पहले हमने लगातार आपके साथ प्रोग्राम किए जो मौजूद होंगे, फोर्थ व्यू पर भी मौजूद होंगे और हमारी एफबी पर लिखा होगा, जब कहा था कि देखिए ये रिवर्स गियर में
इकोनॉमी चल पड़ी है। और जब बैंक बंद हो रहे थे, आपको याद होगा कोविड से पहले बॉम्बे में बैंक में के बाहर खड़े लाइन में कैसे लोग रो रहे थे, बैंकर्स बंद हो रहे थे, बैंकिंग की मर्जिंग चल रही थी और उनके पैसे को दिवालिया घोषित हो रहे थे। तो ये सिचुएशन कोविड ने तो आकर एक तरह से अर्थव्यवस्था भी बचा ली और सरकार भी बचा ली, सत्ता भी बचा ली कुछ महीनों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आप वो दिन नहीं भूल सकते कि कोविड के पहले जो रोना था लोगों का, वो किस बात को लेकर हो रहा था कि भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे, और बैंकों से लोग पैसे निकाल रहे थे। देखिए ये ये तो सरकार पर तनकीद हो गई है, मगर एक जरूरी बात जो मैंने कम से कम तमाम नाजरीन को बताने की कोशिश की थी, वो ये थी कि हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। यानी जितनी हम हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री की हालात है, हमने लघु उद्योग कुटीर उद्योग पर ध्यान नहीं दिया है। ये लोग जितने बेरोजगार होंगे ये अपने घरों को पहुंचेंगे, जब ये अपने घरों को पहुंचेंगे तो फिर इनके घर वालों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा दबाव जब पड़ेगा तो जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है वो और कम हो जाएगी, और ऐसे में खरीदारी कम करेंगे, और खरीदारी कम करेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में मांग कम होगी। और अगर मार्केट में मांग कम होगी तो इंडस्ट्री में से लोगों को अपने वर्कर्स की छटनी करनी पड़ेगी, फिर वर्कर्स की छटनी होगी तो फिर वापस जो है वो अपने परिवारों पर जाकर बोझ बनेंगे, और उस बोझ को डाइवर्ट करने के लिए फिर उनकी जो अपनी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, जब ये सब कमा रहे थे तो इसका मतलब सभी अपने लिए जरूरी चीजें खरीदते थे, और अब चूंकि दूसरों को भी जरूरी चीजें खरीदवानी है, तो कुल मिलाकर ये रिवर्स गियर था, जिसके रुकने का मतलब ही नहीं होता, चाहे कोविड आए तो भी, नहीं आए तो भी। वो रिवर्स गियर आप जो है नहीं निकाल सकते थे जो आपने जीएसटी और नोटबंदी के साथ लागू किया था। बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूं कि मैंने उस वक्त आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल मौजूद है इनाडू पर भी, महानगर अखबार में भी मैंने बड़ा एक आर्टिकल लिखा था इसको लेकर, और उसमें समझाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री जी का उस वक्त का बयान था जो सबको याद होगा, रिकॉर्डेड होगा, ढूंढ कर उसको भी आप शेयर कर लीजिएगा। जब नोटबंदी की गई तो ये कहा गया कि हम सबको डिजिटल होना है और कैशलेस होना है, और कैशलेस होने से ये फायदा होगा कि जब हमारी जेब में कैश कम होगा तो हम खरीदारी कम करेंगे, और अगर हम खरीदारी कम करेंगे तो हमारी बचत ज्यादा होगी, और बचत ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था आगे ड्राइव करेगी। तो मैंने उसी वक्त लिखा था कि मैंने ये दुनिया का पहला अर्थशास्त्री देखा है जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी घटाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई एक्सपर्ट इस पर नहीं बोला, कोई नहीं बोला, जबकि ये इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा ब्लंडर था जो पूरी पूरी अर्थव्यवस्था के खिलाफ जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था के मॉड्यूल के खिलाफ जाता है। अगर आर्थिक विषयों का तीसरी क्लास का बच्चा स्टूडेंट भी हो तो वो भी जानता है कि बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी घटेगी तो अर्थव्यवस्था घटेगी। तो इतनी छोटी सी बात जिसको एक में दुधमुहा बच्चा भी जानता हो, ऐसी बात को कह देना और पूरे देश द्वारा सर झुकाकर मान लेना, इस देश के नागरिकों को क्या कहूं, भाग्यशाली कहूं, महाभाग्यशाली कहूं, नहीं, जो भी कहूं जैसे आपने बताया कि अर्थव्यवस्था की प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम अपने खर्चे कम करें और अपनी बचत ज्यादा करें, बचत ज्यादा होगी तो हम विकास ज्यादा करेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि दुनिया में खासकर पश्चिमी देशों में या बड़े बड़े जहां विकसित देशों में हमारे भारतीय बसते हैं, वहां ये कहा जाता है कि बचत सिर्फ एशियाई लोग करते हैं। यानी हम दक्षिण एशिया के लोग ही ऐसे हैं जो अपनी टोटल इनकम में से कुछ बचाते हैं, जबकि वहां के लोग अगर शनिवार रात को जितना तनख्वाह मिलती है वो शनिवार रात इतवार सुबह तक वो लोग कंगले हो जाते हैं और सोमवार से वो कर्जा लेकर चलने लगते हैं। मैं इसी को आगे, एक मिनट में इसी को आगे जोड़ दूं। आपको याद होगा 2008 में जब विश्व में मंदी आई थी तो भारत के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और भारत के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़ने का एक कारण ये था कि हमारे पास बचत थी। हमारे चाय के चीनी के डिब्बों में हमारी माँ बहनों ने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे हुए थे, जिससे हमने उसको धक्का देके चला लिया। तो यहाँ थोड़ी सी ये मजाक कर रहे हैं, ये सुनिए पावा साहब, आप बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने की थी, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं इसको बात को, क्योंकि आर्थिक विषय आपका मुद्दा नहीं है ना। आप एक बात बताइए मुझे जनाब, आप भारत को, एशिया को उनसे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, क्या ये आप भूल जाते हैं कि अगर यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में
जो भी नागरिक वहां रहता है उसकी मिनिमम सोशल गारंटी सरकार की होती है, और मिनिमम सोशल गारंटी 70% ऑफ द सैलरी आपको पैकेज बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलता है। जब बैंकर्स डूब गए थे, दिवालिया हो गए थे, 1000 बैंक बंद हो गए थे, वो तब भी उन लोगों को दिया जा रहा था। उनके भूखे मरने का कोई चांस नहीं था। जो बचत खा रहे थे, आप अपनी कमाई हुई बचत खा रहे थे, यानी कि आप अपने ही देश को खा रहे थे, मगर वो लोग, सरकार उनको दे रही थी जो उनकी गारंटी उनकी बनती है। तो आप जो है वो ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आप भारत को कंपेयर करोगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह समझिए क्या है। वजह यह है कि जो यहाँ पर एक घर का बुजुर्ग या घर का जिम्मेदार जो संचालन करता है परिवार का, कमा के लाता है, वो जिस गारंटी को लेता है, वहां ये तमाम गारंटियां सरकार की होती हैं। आप समझ रहे हैं चीजों को मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ सरकार की, यानी जब आपका बच्चा स्कूलिंग में जाएगा सरकार खर्चा उठाएगी, जब वो क्रच में जाएगा तो खिलौने लेने के लिए सरकार पैसे देगी, जब वो बच्चा इंटर तक पढ़ेगा तो सरकार उसका खर्चा उठाएगी। यहाँ पूरे परिवार अपना, अपने बच्चा, बच्चे के बच्चों का खर्चा जो है परिवार का मुखिया उठाता है, और ठीक उसी तरह जिस तरह वहां की सरकारें उठाती हैं। तो आपने बचत खाई थी, ये तो आपका निजाम का सिस्टम था, ये आपका कमाल नहीं था, क्योंकि वो लोग भूखे नहीं मरे थे। उनको बाकायदा किसी इतिहास में से निकाल के दिखाइए मुझे कि आपने कहां पर जो है किसी भी एक एंगल पर ऐसी पोजीशन को देखा हो जहां पर जो है वो यूरोपियन लोग भूखे मर गए हों, रोटी पे लड़ रहे हो, क्योंकि सरकार वहां पर बाकायदा दे रही थी सारी चीजें। तो यहाँ ये अपने आप को, मैं बड़ा तुर्रम खां, मेरी सभ्यता बड़ी तुर्रम खां, इस तरह की बातें करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए और झूठ करने के लिए जो है, ये तमाम झूठ फैलाने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। अलबत्ता उसमें ये किया था सरदार मनमोहन सिंह जी ने कि उन्होंने जो है लिक्विडिटी को एक फालतू करके लोग बैंकर्स को डाल दिया था, और बैंकर्स के अलावा बड़ी कंपनियों को पैकेज दिए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है वो अपने अमाउंट खर्च करने की कैपेसिटी बनी रहे। खर्च करने की कैपेसिटी बनी रहेगी तो माल बिकता रहेगा, माल बिकता रहेगा तो प्रोडक्शन होती रहेगी, प्रोडक्शन होती रहेगी तो इंडस्ट्री चलती रहेगी या फार्मिंग होती रहेगी। इस फार्मूले पर जो है उन्होंने कैश बांटा था। वो कैश जो उन्होंने डाला था, लिक्विड उसको कहते हैं, उस लिक्विड को बाजार में फ्लो बनाने के बाद वो हालांकि अलबत्ता जो है बैकफायर करना था, उनको कैसे मैनेज किया वो अलग बात है, या अगली सरकार ने उसको भुगता नोटबंदी करके वो अलग बात है। ये इस खेल पर हम फिर से बात कर सकते हैं, मगर उस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि हम बड़ा बचाते हैं, बचत करते हैं और अपने घर से खा लिया है। ये कोई बात नहीं है। आप यूरोप में जाकर रहिए, आपको 1 रुपया बचाने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा आपका सरकार चलाएगी। ना आपको वहां भीख मांगने की जरूरत है, ना आपको कुछ और करने की जरूरत है। नहीं तो क्या आप ये नहीं मानते कि आज अगर इकोनॉमी में कोई चेंज हो रही है या हम एक नई इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, पुराने सारे सिस्टम को बदल के, पुरानी बैंकिंग को बदल के, जैसे अभी सरकार का एक अंदाजा है या सरकार का एक प्रस्तावना है कि जितने भी बैंकों के एनपीए हैं वो सारे एनपीए इकट्ठे करके एक जगह एक बैंक को दे दिए जाएं और सारे बैंकों को साफ सुथरा करके जीरो से शुरू कर दिया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम वो कनाडा वाली व्यवस्था को यहाँ ले आए, जहां कोई भी नौकरी करने वाला 1-1.5 साल में अपना मकान, चाहे वो कर्जे पे लेता है, मकान लेने लायक हो जाए, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो अपनी गाड़ी रखने के लायक हो जाए, कमाता रहे और देता रहे। तो इस ऐसा उस मजाक में बड़ा अच्छा लगता है, ये सपने ख्वाब इस तरह की बातें बड़ी अच्छी लगती है। अब मैं आपको इस पूरे खेल को समझाता हूँ क्या है। देखिए, एक तो अगर आप सारे एनपीए बैंक एक बैंक को दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि एनपीए एक बैंक, एक संस्था अपनी रिकवरी के लिए अपने हर फंडे को अपनाएगी, लोगों की प्रॉपर्टियां सेल करेगी, लोगों की जो है तमाम चीजें वो इस्तेमाल करेगी। और ये जो सिचुएशन है वो आगे देख सकते हैं आप कि ये मतलब गुंडागर्दी की हद तक भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मतलब ये है कि फिर आप किसानों से भी और दूसरे इंडस्ट्री के इलाकों से भी जितनी चीजों को एनपीए एक को देने के बाद एक ही सिस्टम में उसको नए अधिकार दे दोगे और बाकी को अलग अधिकार में रखोगे तो बहुत कुछ खराब हो सकता है, ये भी सोच लीजिएगा। और इन सब चीजों से अर्थव्यवस्थाएं, मतलब इसके आप बैंकर्स से अर्थव्यवस्थाओं को चलाना, ये कोई मतलब नहीं होता। अर्थव्यवस्था के निजाम को जो है, अर्थव्यवस्था के निजाम को मैनेज करने का काम बैंकर्स करते हैं, ना कि अर्थव्यवस्था बनाते हैं या अर्थव्यवस्था चलाते हैं। एक चीज, जिन बैंकों की आप बात कर रहे हैं, जिस मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं, वो विदेशों में लागू हो सकता है, क्योंकि वहां पूरा का पूरा निजाम जो है
वो सरकार अपने तरीके से कंट्रोल करती है। अगर वहां प्राइवेट स्कूल भी होते हैं तो उनका पेमेंट सरकार करती है, बच्चे लोगों के पढ़ते हैं, उनको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, सब कुछ मॉनिटरिंग में होता है। आपकी सरकार ने सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वो पेमेंट ले भी खुद ही रहे हैं और दे भी खुद ही रहे हैं, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो और एक बात आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा गेम खेला किसके लिए जा रहा है? सब जानते हैं जिसके लिए खेला जा रहा है। बेसिकली आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जीएसटी से हमने क्या किया कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियों को, ऐसी उद्योगों को एक पूरे देश का टैक्स करके देने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो लोग आए, इस देश में व्यापार करें, और हमारा जो अपना निजी व्यापार है, इंडस्ट्री है, बाजार है, ये सब डूबता चला जाए और उनको एनवायरमेंट मिले, उस एनवायरमेंट में वो प्रॉफिट कमा सके ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। ये आप ही की सरकारों ने ऐसा करके दिया है ताकि आप खुद जो है कंगाली की तरफ जाएं, वो जा रहे हैं। तो वो बात हमने पहले भी कही थी, 5 साल पहले भी एपिसोड देखिएगा 4 टीवी पे जाकर, ढूंढ लीजिएगा, तलाश कर लीजिएगा, एक एक वर्ड मैच कर लीजिएगा। जो आज स्थिति है देश की, ये पहले से मेरी अपनी प्रोडिक्शन है। प्रोडिक्शन क्या कैलकुलेशन थी, 2 और 2 4 ही होते हैं, तो वो 4 ही हो रहे हैं। एक चीज और आपको यहाँ कहता चलूं कि ये जो खेल की बात की जा रही है कि हम यूरोप बन जाएंगे, ये इतना बड़ा धोखा है। इसे कहा जा सकता है कि पिछली 20 सदी में ये सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। 20 सदियों की बात कर रहा हूं। वजह क्या है? पश्चिमी जगत के जितने भी देश हैं वो इतने संपन्न हैं कि अपने हर एक आदमी की गारंटी लेते हैं, उसे मकान आपको 2 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको जीरो पे या थोड़े डाउन पेमेंट पे जो आपके पास होते हैं, आपके कार्ड के ऊपर आपको मकान मिल जाएगा। आप वीकली या मंथली उसको पेमेंट करते रहिएगा। फिर उस पेमेंट को पूर्ति करने के लिए सरकार आपको जॉब की गारंटी देगी, आपको जॉब भी रिटायरमेंट के पहले तक 100% मिलता रहेगा, बेरोजगारी नहीं फैलेगी। उसके बाद आपके पास, आपके बच्चों के पास, उसके आपको मकान बना के नहीं देना है, उनके पास भी इसी तरह से मिलेगा। हर इंडिविजुअल व्यक्ति के पास संसाधन सरकार ने मुहैया कराए हैं। वो अलग बात है कि उसको 6 दिन या 5 दिन काम करना पड़ता है। अगर वो 5 दिन रिटायरमेंट के पहले काम नहीं करेगा तो वो तकलीफ का सामना भी करता है, मगर भूखा नहीं मरता, ये तय है। एक चीज यहाँ सोचिएगा, ये है कितने लोग? अगर मैं इसमें से अमेरिका को निकाल देता हूँ और पूरे यूरोपियन कंट्री को निकाल देता हूँ, तो अब आते हैं भारत पे। भारत के मात्र 20 से 25% क्रीमी लेयर के लोग, जिनके पास पैसा होता है, जो बाजार को कंट्रोल करते हैं, जो पूरे खेल को खेलते हैं, वही इन कंपनियों का और इन जो पूंजीवादी लोग हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म जो कहते हैं, जिसे क्रूरता पूंजीवाद, क्रूर पूंजीवाद कहा जाए, वो क्रूर पूंजीवाद 20% लोगों पर या 25% लोगों पर इसलिए नजर जमाए हैं क्योंकि भारत जैसे अथाह मानव समुद्र में से ये इतनी बड़ी तादाद है जितना पूरा यूरोप भी नहीं है। यानी कि आप इसमें से, आपको लगेगा भारत का तो 20% हुआ ना जिनको टारगेट किया, मगर उनके लिए ये इतना बड़ा बाजार है जिसमें आप समा जाएगा। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब इकट्ठे कर दोगे तो भारत का 20% पॉपुलेशन ही, मतलब 25% पॉपुलेशन इनके लिए काफी है, जो 40 करोड़ के आसपास बैठता है। तो आपको तो यहाँ ये 70% कहाँ जाएगा जी? बाकी 70% कहाँ जाएगा? हाँ, अब ये भारत 70% ग्रामीणों का है, किसानों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है। और इस सरकार ने सिर्फ उन 20% जो क्रोनी कैपिटलिज्म के शिकार हैं, उनको शिकार बनाने के लिए माहौल बनाने का काम किया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जीएसटी से किसी गरीब का फायदा होने वाला नहीं था, ये जो नोटबंदी से किसी गरीब को लाभ होने वाला नहीं था। वो बेचारे कुछ बेवकूफ है, अक्का बक्कल लोग हैं, बड़े खुश हुए कि चलो भाई मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, अंबानी साहब के पास थे, वो लुट गया, बड़ा अच्छा हुआ। अब देखो अंबानी के पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं माचिस की तिल्ली खरीदने के भी। मगर ये लोग बेचारे इतने भोले हैं, समझते ही नहीं ना, आज भी नहीं समझेंगे। आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि 5 साल पहले जब यही बातें मैं तुमको बता रहा था, तुम्हारी समझ के परे थी। आज तुम जेब में हाथ डालकर कंगाली के राह पर खड़े हो। आज मेरी बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है कि ये वो 70% भारतीय जो गांव में रहते हैं, जो छोटे कारोबार करते हैं, इनके लिए किसी तरह के कदम को उठाने की बात करना झूठी बातें हैं क्या? ये तब आप यूरोप की तुलना कर सकते हैं, तब आप जो है यूरोप पश्चिम की नीतियां अपना सकते हैं, जब आप गारंटी लें कि 130 करोड़ या 33 करोड़ भारतीयों को के लिए आपके पास मकान अवेलेबल है। क्या हर किसी एक इंसान को जो 18 साल का जवान होगा आप उसको एक मकान दे देंगे? भले ही आप लोन पे देंगे, भले ही आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना आपके पास, तो सही मायनों में जो गरीब, जो जरूरतमंद है, जो बहुत ही जरूरतमंद है, उनको मकान देने के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं है।
जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उनके पास आपके मकान देने के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ऐसी बातें सिर्फ वो मलाई मलाई उठा के बात कर लेना, आप क्या हर किसी को नौकरी और रोजगार देने की गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसमें से भी आप जो ग्राम में मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा की बात में आप जो है 270 या 370 की अगर मिनिमम पैकेज मानते हैं एक आदमी का, ये मत भूलिएगा कि उसके पीछे 4 या 5 लोग जो है खाने वाले बच्चे भी होते हैं, 5 लोगों की एक यूनिट होती है। आप उसको पर डे के हिसाब से भी फिर पर हेड के हिसाब से काउंट करोगे तो कितने पैसे आते हैं और कितना गुजारा कर सकता है, आप देख सकते हो। मिनिमम जीविका प्रोवाइड करने की हमारी औकात नहीं है। और हम बात करते हैं अमेरिका की, पेरिस की, सिटी की। माफ करना, देश गुजरात नहीं हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है वो पूरे यहाँ पर जो है कालाहांडी के गरीब भी है, यहाँ पर सीमांचल के वो जो हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, खेत मिट जाते हैं, करोड़ों की संख्या में वो लोग भी हैं। यहाँ पर बंगाल के स्थितियां भी हैं। यहाँ पर तमाम तरह का हिंदुस्तान है। ये उन हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है जो इसमें रहते हैं। उनकी सोचिए, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रूर पूंजीवादियों को लहू नचीड़ने का मौका देने का नतीजा ये होता है कि वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को फंसाकर आगे बढ़ने की बात करते हैं कि भैया आप जो है दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। रिजल्ट ये हुआ कि मैंने बताया उस वक्त किसी ने चर्चा नहीं की, आज भी नहीं की। वो वर्ड जब ये कहा जा रहा था कि बाइंग कैपेसिटी घटाकर अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाएगी, मैंने कहा 20 सदी का, 2000 सालों का सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। इतनी बातों पर कोई मीडिया क्यों नहीं, इतनी बातों पर मीडिया क्यों नहीं बोला? क्योंकि मीडिया उन क्रोनिक कैपिटलिज्म वालों का है जो इंसानों का लहू पीते हैं, ड्रॉप डालकर चूसते हैं। तुमको चूसा जा रहा है। आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 50% लोग जो है अति गरीबत की स्थिति में जाने वाले हो, और 12 तुम्हारा आरबीआई पल्ला झाड़ रहा है, तुम्हारी स्थितियां खराब हो गई। अब तुम कोविड के नाम लगाओ या कोविड के नाम लगाओ, बाकी तो जो बैंक, क्या कोविड ने बंद किया था? ये बैंकर्स की कोलैप्स हो रहे थे, वो क्या कोविड कर रहा था? वो रिवर्स गियर की अर्थव्यवस्था थी। और रिवर्स गियर की अर्थव्यवस्था में आप अगर कोई ना कोई यूनिट सेल करके पैसे डालकर शेयर बाजार को इन्फ्लुएंस करते हो, या बाहर से पैसे लाकर इनके जो है वो गरीबों के खाने में मिलाकर उनकी पूरी रोटी चुराने का मौका देते हो, ये बात अलग है। ये भारत समाजवादी व्यवस्था से चल सकता है, क्योंकि ये समाजवादी देश है। और इस समाजवादी देश को लोग नहीं समझे हैं फिलहाल। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक तरफ तो अर्थव्यवस्था ने आपको आके घेर लिया है, जो कि स्थिति आपकी बहुत आसानी से संभलने वाली नहीं है। कई एक्सपर्ट जो है कई बड़े इदारों पर लिख रहे हैं कि कम से कम 24 महीने का मतलब होता है 2 साल मिनिमम। मेरा मानना यह है कि 10 साल की अर्थव्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। मेरा तमाम कैलकुलेशन ये कहता है, अगर आज से सुधार कार्य शुरू किए जाए तो आपको 10 साल लगेंगे वहां पहुंचने में, जहां आज से 5 साल पहले थे। तो आपको एक बात बता दूं, स्थितियां ये चल रही है पूरे वर्ल्ड की फिलहाल कि आपको जिस तरह से छेड़खानी साउथ चाइना सी में चल रही है, चाइना की तरफ से 2 मिसाइल छोड़ दिए जाते हैं, वार्निंग दी जाती है, मिसाइल दाग कर जो है वो बराबर में डाले जाते हैं जहाजों के। ये दिखाया जाता है भैया अब के बढ़ोगे तो हम मार ही देंगे। अगर गलती से साउथ चाइना सी में कोई एक आध मिसाइल वाकई किसी जहाज को टकरा जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप समझिएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान भारत के साथ कोई छेड़खानी करता है और कोई बड़ा मिसाइल चल जाता है, तो आप समझिएगा कि जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगर ग्रीक और तुर्की के बीच का तनाव, यहाँ पर कोई देश आपस में बड़ी मिसाइल से इस्तेमाल कर लेता है, तो आप समझिएगा कि पूरा का पूरा, क्योंकि दुनिया 2 हिस्सों में पूरी तरह बट चुकी है। तो कौन किसके साथ जा रहा है वो अलग बात है, मगर हमको ये देखना है कि हमारे देश की जनता किसके साथ सुखी रह सकती है, हमारा बेनिफिट किसके साथ है, किन के साथ हम मैच कर सकते हैं, क्या हम ऐसी जनता के कैसे ऐसे देशों के साथ चल सकते हैं जो अपने देश की जनता को 100% पैदा होने और पैदा हो करने के पैसे देने की गारंटी रखते हो, और इन्फ्लुएंस यानी बच्चे पैदा करने के लिए इनाम दिए जाते हो। जिस इजराइल को भी हम अगर रोल मॉडल बनाते हैं, तो वहां का कोई फौजी या कोई सरकारी कर्मचारी कहता है मुझे बच्चे पैदा करने हैं, तो सरकार उसको एक बेल पैकेज यानी कि उसको पैसे देकर भी, गिफ्ट देकर कहता है छुट्टी भी ले, पैसे भी ले, ऐश कर, बच्चे पैदा कर। तो हम ऐसे देशों को जो है, चाहे पश्चिम के कितने भी देश हो, उनकी स्थितियां अलग है, हमारी स्थिति अलग है, हमारा निजाम अलग है, उनका निजाम अलग है। कुछ लोग बेचारे जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो बेचारे जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनको कुछ थोड़ा थोड़ा चश्मा दिखाई देता है, उनको लगता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं है, भले ही हम जो है बहुत बड़ी सल्तनत संभाल रहे हो, पर चलो अपने अपने कुछ लोगों का तो ऐसा कर ही देते। नहीं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। ये देश सबका है,
ये देश जैसी चीजों को सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए सोचना चाहिए। जो नहीं सोच रहे आपकी हैं, आपकी 2 से बातचीत से 4 तो ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अफ्रीकन नागरिकों की तरह हैं, जहाँ ये कुछ लोगों के हाथ में पैसा है और बाकी लोग उस अपनी जमीन में, अपनी खेत में, अपनी खदान में उसकी गुलामी करते हैं। क्या उसकी तरफ तो नहीं जा रहे हम? मैं तो ये बात आज से 6 साल पहले बताई थी। 5 साल और 6 साल के बीच में लगातार बताता रहा हूँ कि देखिए, अफ्रीका का एग्जाम्पल देता रहा हूँ। पावा साहब, अच्छा याद दिलाया आपने। अफ्रीका के देशों के जो राजा हैं वो बहुत भ्रष्ट माने जाते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं और 2-4 उनके यार दोस्त बहुत अमीर होते हैं। उसके बाद 5 से 10% जो है पॉपुलेशन को भी वो अपग्रेड करके रखते हैं ताकि बाजार बना रहे। उसके अपर बाद मिडिल जिनकी वो क्लास। जमीनें होती हैं, जिनकी वो खदानें होती हैं, वो मजदूरी करते हैं, तकड़े इंसान होते हैं, शरीफ होते हैं और पूरा खोद खोद कर सोना अपने हाथों से अपने माल उनको बड़ी कंपनियों को देते हैं। उसकी पहरेदारी भी खुद ही करते हैं। उसका सोना, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोयल, ये तमाम चीजें वो खोद कर देते हैं। सबसे ज्यादा खनिज अफ्रीकन देशों में है। सबसे गरीब वो देश है क्योंकि उनके राजा भ्रष्ट हैं। वो अपने और अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, उन देशवासियों का नहीं। अगर उस जमीन पर उनको अधिकार दे के कहे कि जाओ अपनी मर्जी से बेच लो, तो आज खरीदार मौजूद है। अफ्रीका से अमीर कोई देश ना हो। और आने वाले दिनों में अफ्रीका के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो लहर चल रही है, अगर मान लिया ये यूज में कन्वर्ट होती है, तो मान लीजिएगा कि इस तरह के भ्रष्ट राजाओं के दिन भी लग जाएंगे। चले, हम अच्छे के लिए दुआ करते हैं और कम से कम अपने देश के और अपने देश के नागरिकों के लिए तो यही दुआ करते हैं कि शांति से रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान हमारा है। हमें हिंदुस्तान को, अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है। झूठे झांसे में मत आइए। जितना तुम में आपसी विश्वास बढ़ेगा, उतनी अर्थव्यवस्था तेजी से हम बचा पाएंगे। जितना तुम्हारे अंदर अविश्वास, धमकी, टेरर पैदा होगा, उतने ही तबाही की तरफ तुम चले जाओगे। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना, जो कहता हूं वो जमीन पर होता है। जो 5 साल पहले कहा था आज हो रहा है। जो 4 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। जो 2 साल पहले कहा था वो भी हो चुका है। जो अब कह रहा हूं वो भी होगा। मुझे नकारते रहना और तमाशा देखते रहना। प्रोग्राम में राम फिलहाल इतना राखा। ही। खुदा